हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू रेस्पायर क्लासेस। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस लेक्चर सीरीज़ में एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज के लेक्चर को। ये देखिए, आज हम देखेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम हैंगिंग इन ए लिफ्ट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको डिराइव करके दिया था कि जो टाइम पीरियड होता है एक सिंपल पेंडुलम का वो कितना होता है बेटा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, वायर L इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी उस पेंडुलम की जो थ्रेड होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, और ये जो g है बेटा ये g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। अभी मैं आपको आज कुछ सिनारियो समझाना चाहता हूँ। देखिए बेटा, कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम हैंगिंग इन ए लिफ्ट। मान लो एक लिफ्ट है यहाँ पर, एक लिफ्ट है यहाँ पर ये, और इस लिफ्ट से यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम यहाँ लटक रहा है। ठीक है ना। इस पेंडुलम की लेंथ L है और बेटा यहाँ पर इस लिफ्ट के बेस पर यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। ये रहा एक पर्सन खड़ा है इस लिफ्ट के अंदर ये, और ये जो लिफ्ट है बेटा ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इतना हमारे पास सिनारियो है कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक थ्रेड के सहारे एक वेट को लटकाया हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस लिफ्ट के अंदर यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, यानी इस सिंपल पेंडुलम की मोशन को जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, आप देख सकते हो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये पर्सन जो कि ऑब्जर्वर है, जो इस सिंपल पेंडुलम का, इसके टाइम पीरियड का जो ऑब्जर्वर है, इसकी मोशन का जो ऑब्जर्वर है, वो इस लिफ्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। यानी यहां पर बात हो रही है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो एक्सेलरेटेड हो। ठीक है ना। तो सेम सीधी सी बात है, ये पर्सन इस लिफ्ट में, तो ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब भी बेटा एक ऑब्जर्वर इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हो, देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सीडो फोर्स। देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सीडो फोर्स। और ये जो ये बेटा सीडो फोर्स है, ये सीडो फोर्स कहाँ की तरफ लगता है सर? ये सीडो फोर्स हमेशा लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्टेटमेंट बेटा आप यहां पे, दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट है बेटा? कि ये जो जब भी एक पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सीडो फोर्स। और ये सीडो फोर्स बेटा कहाँ की तरफ एक्ट करता है? ये सीडो फोर्स लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन है। यानी यहाँ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो सीडो फोर्स किसी पार्टिकल पे नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर देखिए मैं कंसिडर करता हूँ ये जो ये पार्टिकल है, ये जो ये बॉब है या सिंपल पेंडुलम है, मैं मान लेता हूँ ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां से मैं छोड़ दूंगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आप मुझे बताइए इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं? इस पे फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड्स, इस पे mg लगेगा डाउनवर्ड्स मास की वजह से, है ना, ग्रेविटी की वजह से। बेटा इस पे एक सीडो फोर्स भी लगेगा। सर सीडो फोर्स लगेगा लेकिन कहां की तरफ लगेगा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में, यानी नीचे की तरफ ही इस पे एक और फोर्स भी लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा?
मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे बेटा नेट फोर्स लग रहा है, अगर आप देख सकते हो m कॉमन लेंगे तो a प्लस जी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, a भी नीचे की तरफ, g भी नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहां पे देखिए बेटा एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ है लेकिन ma नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। सीडो फोर्स हमेशा कहां लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन के अपोजिट में। चलिए अब देखिए, आप मुझे बताओ बेटा, ये जो यहां पर पार्टिकल है ये तो वापस आ जाएगा यहां पर अपनी मीन पोजीशन पर, यानी इस पर एक टॉर्क लगेगा। और टॉर्क कितना लगता था, मैंने आपको बताया था, टॉर्क होता था फोर्स इंटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये यहां पर थीटा हुआ और ये लेंथ एल है तो हमें मिल जाएगा जो टॉर्क होगा, लेकिन कौन सा टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस फोर्स के, फोर्स है m इंटू ए प्लस जी, और होगा बेटा ये देखिए ये वाली डिस्टेंस, अगर ये इस पोजीशन में l है तो ये आ जाएगा l cos थीटा और ये आ जाएगा l sin थीटा, तो टॉर्क होगा फोर्स इंटू फोर्स आर्म एंड इट विल बी l sin ऑफ थीटा। टॉर्क विल बी l sin ऑफ थीटा। आई होप बेटा आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं सो दैट आई कैन प्रोसीड विद द डेरिवेशन। चलिए अब देखो बेटा, देखो मैंने आपको एसएचएम, जब हमने सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड निकाला था, मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे कि ये पेंडुलम जो है ये सिर्फ और सिर्फ तब एसएचएम करेगा जब थीटा बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है ना। जब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ छोटा होगा बहुत, तब जाके ये एसएचएम करेगा। तो कंडीशन क्या होगी एसएचएम की, जब ये साइन थीटा विल बी स्मॉल। ये थीटा जो है ना बेटा, हमने पार्टिकल को हल्का सा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किया, अगर मैंने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया इसका मतलब थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। और हमें पता है कि व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन ऑफ थीटा जो है इस केस में लगभग थीटा के ही बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। तो ये आप रिमेंबर कर लो, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। ये tan के लिए भी वैलिड है, इफ थीटा इज स्मॉल tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। चलिए बेटा, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, मैं लिखूंगा टॉर्क रिस्टोरिंग, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो किसके बराबर आएगा, m इंटू ए प्लस जी एल साइन थीटा के बजाय मैं थीटा लिखूंगा। अगर आप यहां से देखोगे हमें मिल गया रेस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। बेटा यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन थी, याद है ना। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन की बात है वो। तो यहां पर भी रेस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी अब मैं बोल सकता हूं हाँ ये एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। बेटा ये अल्फा यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। आई अल्फा किसके बराबर आएगा, ये रहा बेटा एम ए प्लस जी इंटू एल थीटा, ठीक है ना। और ये जो बेटा हमारे पास यहाँ पर आई है, आई तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैंने आपको बोला है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पेंडुलम का, ml स्क्वायर होगा, ml स्क्वायर होगा। ये m और ये m कैंसिल हुआ, ये l और एक l कैंसिल हुआ यहाँ पर। तो हमें क्या वैल्यू मिला यहाँ पर, हमें मिला अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस जी इंटू थीटा डिवाइडेड बाई एल। और हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है किसके बेटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा। एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो कंपेयर करो आपस में, हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस जी बाई एल। तो ओमेगा किसके बराबर निकलेगा, ओमेगा बराबर निकलेगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी डिवाइडेड बाई एल। बेटा
ओमेगा किसके बराबर है, खुद ओमेगा बराबर है 2π/t। तो यहां से आपको टाइम पीरियड का कैलकुलेशन क्या निकलेगा, t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई G प्लस ए, L डिवाइडेड बाई G प्लस ए। तो आपने देखा कि अगर नॉर्मली एक सिंपल पेंडुलम लटक रहा है और हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो उसका जो टाइम पीरियड है कितना होगा, t इज इक्वल टू 2π√L/G। लेकिन इस केस में पेंडुलम हमने एक लिफ्ट के अंदर लटकाया था और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, यानी इसमें एक एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ लिफ्ट का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन था। और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है तो एक सीडो फोर्स लगता है उस एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिला बेटा, हमें आंसर मिला t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई G प्लस ए। देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई G इफेक्टिव। बेटा वी कॉल इट G इफेक्टिव, ठीक है ना, वी कॉल इट G इफेक्टिव। ये रहा आपका आंसर। ये आंसर होगा कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है अगर वो एक लिफ्ट में हमने रखा हुआ है और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है। और बेटा ये टाइम पीरियड विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट, दिस टाइम पीरियड विल बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट, ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इसी क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो अब ये रहा लिफ्ट, ये रहा लिफ्ट और ये लिफ्ट के अंदर यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये रहा सिंपल पेंडुलम जो लटक रहा है। अब इस केस में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, अब लिफ्ट ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा अब अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब इस पार्टिकल पे सीडो फोर्स अपवर्ड्स लगेगा। तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन ले लो, ये रहा इस पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन, और इस पे मास की वजह से फोर्स तो डाउनवर्ड्स होगा mg, और सीडो फोर्स देखो बेटा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स सीडो फोर्स अपवर्ड्स, तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ma, सीडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ma। इस केस में बेटा जो नेट g का वैल्यू आएगा यानी g इफेक्टिव जो आएगा, g तो नीचे की तरफ है a ऊपर की तरफ है तो g माइनस a आ जाएगा। तो इसमें बताओ टाइम पीरियड क्या आएगा। सर हमें तो पता है कि जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√L डिवाइडेड बाई g इफेक्टिव। और इस केस में g इफेक्टिव क्या होगा, g तो नीचे की तरफ a तो ऊपर की तरफ, तो g इफेक्टिव होगा, ये जो g इफेक्टिव इस केस में होगा वो तो होगा g माइनस a। तो आपका टाइम पीरियड क्या आएगा इस पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई g माइनस a, L डिवाइडेड बाई g माइनस a। बेटा ये जो मैंने दो रिजल्ट बनाए अभी, इन दो रिजल्ट्स के बेसिस पे मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि ये जो g इफेक्टिव है, ये जो g इफेक्टिव है ये बराबर है मॉड ऑफ g माइनस a, ये बराबर है मॉड ऑफ g माइनस a के। कैसे कैसे बराबर इसके, देखो देखो मॉड ऑफ g माइनस a। देखो बेटा इस केस में हम मान लेते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, यानी यहां पर ये जो g है ना, g तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा और एक्सेलरेशन a ये भी तो नीचे की तरफ ही है, यानी ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। तो यहां पर देखो बेटा इस केस में g का वैल्यू क्या आएगा, g पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पर माइनस a पॉजिटिव है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो यहां पर g इफेक्टिव आएगा g माइनस a, और वही हमें g माइनस a मिला। लास्ट वाले केस में हमें g प्लस a मिला था। अब देखो बेटा जो इससे पहला वाला केस हमने किया, देखो इस g की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, लेकिन ये जो a था ये तो अपवर्ड्स था, यानी अगर g को मैं पॉजिटिव मान रहा था a को मैं नेगेटिव मानूंगा, तो उस केस में क्या आएगा, g इफेक्टिव g पॉजिटिव और ये a नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा g प्लस a। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। तो नेट जो इफेक्टिव g हमें मिला वो g माइनस a होगा, मॉड ऑफ g माइनस a, ठीक है ना। इस इक्वेशन के बेसिस पे आपको एक और सिनारियो में समझाता हूं। देखिए एक और सिनारियो ये है कि ये रहा लिफ्ट, ये रहा वही सेम लिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इस लिफ्ट के अंदर है, ये देखो बेटा इस लिफ्ट के अंदर यहां पर एक पर्सन रखा हुआ है मैंने,
खुश है ये पर्सन लिफ्ट के अंदर रह के, और ये रहा बेटा एक पेंडुलम इसमें। लेकिन अभी ये जो लिफ्ट है ना वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। बेटा सेम केस कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, तो इस पेंडुलम पे जो सीडो फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो हम एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें यहाँ पर, इसमें बेटा वेट लगेगा mg डाउनवर्ड्स, और यहाँ से एक सीडो फोर्स लगेगा m इंटू ए, ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा, यानी हमारे पास जी इफेक्टिव का वैल्यू है। अब मैं आपसे पूछूं यहां पर टाइम पीरियड बताओ, आप कहोगे सर टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, और हमें पता है ये जो जी इफेक्टिव है, ये जी इफेक्टिव किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ जी माइनस ए, मॉड ऑफ जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एक्सेलरेशन भी वेक्टर ही है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है तो ये भी वेक्टर ही है। चलिए अब देखो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास है ये रहा बॉब पेंडुलम का, इस पे यहां से लग रहा है एम ए, इस पे यहां से लग रहा है एम जी, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। लेकिन हमें क्या लेना है बेटा, हमें लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ जी माइनस ए। अगर ये एम यहां से है तो यहां से तो माइनस ऑफ एम ए होगा, ठीक है ना। फोर्स यानी अगर जी यहां से लग रहा है तो माइनस ए यहां से लगेगा, इनके बीच भी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यहां कहीं बीच में से आएगा किसी एंगल पे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहां पर रिजल्टेंट कितना होगा, यहां पर जो जी इफेक्टिव होगा, यहां पर जो जी इफेक्टिव होगा, हमें पता है जी इफेक्टिव क्या होता है, दो वेक्टर्स का, ये होता है पहले वेक्टर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर यानी जी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर a इंटू जी इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, दैट इज कॉस 90। बेटा आई होप आपको ये रिजल्टेंट फॉर्मूला पता होगा। वेन एवर वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट बिटवीन 2 वेक्टर्स, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कॉस ऑफ थीटा, इस सब का अंडर रूट। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, cos 90 तो 0 होता है, ये सारा टर्म बन गया 0। तो इस केस में आपको जी इफेक्टिव किसके बराबर मिल गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो बताइए बेटा टाइम पीरियड क्या आएगा इस केस में, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था ये, आई होप आपको ये बात अच्छी से समझ आ गई होगी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बात करते हैं कंपाउंड पेंडुलम की। सर ये कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है, कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है। देखिए बेटा कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा लो, जो भी आपके सामने है कुछ भी उठा लो, मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, ये स्टाइलस है मेरे हाथ में। देखो बेटा इस स्टाइलस का कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, कुछ सेंटर ऑफ मास होगा इसका, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, मान लो यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को छोड़कर इस ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट से हिंज कर दो। फिर से सुनना, ये स्टाइलस है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पे, मान लो ये रहा, जहां पर मेरी फिंगर है, ये रहा सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को छोड़कर, इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को छोड़कर इसको किसी भी पॉइंट पर हिंज कर दो, मान लो यहां 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 कहीं पर भी हिंज कर दो, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास मान लो मैंने यहां पर हिंज कर दिया इसको ऐसे, बस ये बन गया कंपाउंड पेंडुलम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे पॉइंट से कील से ठोक दो वॉल के साथ, तो उसको थोड़ा सा मोशन दो, इट विल बी अ कंपाउंड पेंडुलम। और ये जो कंपाउंड पेंडुलम है इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के सहारे मैं आपको समझाऊंगा बेटा ये कंपाउंड पेंडुलम क्या होगा। देखो कैसे, मैं कंसिडर करूंगा कि ये मेरे पास एक वॉल, ये रूफ है जो कि फिक्स्ड है रूफ, और इस रूफ के साथ मैंने एक रॉड लटका के रखी है, सॉलिड है बेटा ये रॉड, इसको मैं लटका के रख रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं बेटा, इस रॉड को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इस रॉड को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने इसको, थीटा, इसको मैंने थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, ये रहा थीटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो क्या सर ये टाइम एसएचएम करेगा,
करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। अब देखो बेटा, अगर इस रॉड को मैं यहाँ से इतना डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा, ऑब्वियसली बात है ये रॉड यहाँ आएगा, यहाँ ओवरशूट करेगा एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। अब ये ऑसिलेशन एसएचएम है या ना है, ज़रा देखते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, इस पर क्या होगा रेस्टोरिंग टॉर्क, और वो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा कहाँ पर, क्योंकि अब तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी। अभी तक मैं क्या कर रहा था, एक थ्रेड बांध रहा था, वो भी मैं कह रहा था ये थ्रेड है मासलेस, और सारा का सारा वजन बॉब में लगा हुआ था। तो यहाँ पर तो सर पूरा यूनिफॉर्मली वजन डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर ऐसे केस में हम सेंटर ऑफ मास का सहारा लेते हैं। अगर इसका लेंथ है बेटा, ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, इसका लेंथ है L, तो सेंटर ऑफ मास का लेंथ कितना होगा हिंज से, ऑब्वियसली बात है L/2। अगर यहाँ तक L/2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा L/2 साइन ऑफ थीटा, है ना। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक L/2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो इस पे जो बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, देखो इस पे जो टॉर्क रेस्टोरिंग होगा वो किसके बराबर होगा, वो होता है बराबर फोर्स इंटू फोर्स आर्म। और इस पे फोर्स क्या लग रहा है बेटा, यहां पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स mg, तो यहां पर फोर्स लग रहा है mg। और बेटा फोर्स आर्म कितना है यहां पर, L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। अब हमें पता है बच्चे कि एसएचएम कब होता है इन पेंडुलम के केसेस में, जब हम डिस्प्लेसमेंट छोटा सा करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दिया तब जाके ये एसएचएम करेगा। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का मतलब साइन थीटा के बदले हम सीधा सीधा थीटा लिख सकते हैं। बेटा अब हमने इतनी बार ये कर लिया, मैं इसको सीधा सीधा थीटा लिख दूंगा, तो हमें मिल जाएगा ये जो टॉर्क रेस्टोरिंग है, ये मुझे मिल गया क्या, ये मिल गया mgl डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा। देखिए बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, कंडीशन फॉर एसएचएम सेटिस्फाइड, ठीक है ना। अब ये टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, सर ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा mgl डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा। सर इस आई को यहां से ले जाते हैं, ठीक है ले जाओ। देखो ये आई है ना बेटा, इस केस में, इस रॉड वाले केस में आपको बहुत डिटेल के साथ रोटेशनल मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ाया था, रोटेशन में हमने ये पढ़ाया था कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 ml²। बहुत डिटेल के साथ बेटा हमने पढ़ा, यहाँ तो नहीं जा सकते इतने डिटेल में इस चीज़ के। और अल्फा रहेगा उधर ही, ये किसके बराबर आया, mgl डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा। बेटा यहाँ से m कैंसिल, एक L कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ से बचा, देखो ये 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, बेटा 3 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3g डिवाइडेड बाई 2 तो खुद का ही है, और ये L यहाँ पर आ जाएगा इंटू थीटा। अब देखिए बेटा हमें पता है जब भी कोई चीज़ एसएचएम करेगा उसमें जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन बराबर किसके होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर होता है। तो कंपेयर कर दो इनको, तो हमारे पास मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा 3g डिवाइडेड बाई 2l, ठीक है ना। बेटा इस स्क्वायर को यहाँ ले जाओ तो ये रूट बन गया, और ओमेगा तो खुद होता है 2π/t, तो 2π डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 3g डिवाइडेड बाई 2l। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाई 3g। यानी अगर हम कंपाउंड पेंडुलम में एक यूनिफॉर्म रॉड को ट्रीट करेंगे एज ए कंपाउंड पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ 2l/g, एंड दिस इज द आंसर। और ये कंक्लूड करते हुए मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि कंपाउंड पेंडुलम, कोई भी ऐसा चीज़ ले लो आप, उसका सेंटर ऑफ मास निकालो उस ऑब्जेक्ट का, इस सेंटर ऑफ मास को छोड़कर किसी भी पॉइंट से इसको हिंज कर दो, तो वो बन जाएगा आपके लिए कंपाउंड पेंडुलम। और हमने यहाँ पर क्या लिया, एक रॉड को एज ए कंपाउंड पेंडुलम ट्रीट किया और उसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, ठीक है ना बेटा। अब अगर कोई और भी चीज़ है, मान लो रॉड नहीं है, कुछ और ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ एज ए कंपाउंड पेंडुलम, तो हमें बस बेटा
जो पॉइंट हिंज किया हुआ है ना, उसके अक्रॉस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। बाकी सारा प्रोसीजर यही है, सब कुछ प्रोसीजर यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ये आई का वैल्यू बदल जाएगा, तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। ठीक है बेटे, चलिए अब आ जाते हैं हम, ये जो एसएचएम हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसका लास्ट टॉपिक है ये सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। अब इस पे आ जाते हैं कि क्या कहता है ये सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। बेटा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में देखो क्या है, मान लो हमारे पास है एक एसएचएम x1 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है और ये उसकी इक्वेशन है। मान लो एक और पार्टिकल है x2 इज इक्वल टू, मान लो यहां पर a1 है, ये a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये दूसरा पार्टिकल है, इसकी एसएचएम की इक्वेशन ये है। तो बेटा ये सुपरपोजिशन क्या कहता है कि हम ये दोनों एसएचएम्स एक साथ सुपर इंपोज करेंगे। सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है, हमारे पास दो अलग अलग एसएचएम है x1 और x2, मैं चाहता हूं इन दोनों का इफेक्ट में एक साथ स्टडी करूं। तो बेटा सुपरपोजिशन मैं यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मैं इन दोनों को सुपर इंपोज कर दूं तो इनकी जो नेट मोशन होगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा x से, और ये x बराबर होगा x1 प्लस x2। ये बस इतनी सी बात आप याद रख लो, ये होता है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। यानी मेरे पास दो इंडिपेंडेंट एसएचएम्स थे और मैंने उन दोनों को एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज किया, और अब मैं देख रहा हूं कि इन दोनों की जो सुपर इंपोज्ड मोशन है उसको मैं इक्वेशन के तौर पे दिखाना चाहता हूं, और वो किसके बराबर आएगा, x1 प्लस x2। ठीक है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बेटा ये नेट मोशन जो हमें मिला, दिस नेट मोशन, दिस मे और may not be SHM, यानी दो इंडिविजुअल SHMs का अगर मैं सुपर इंपोजिशन लूं, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि ये सुपर इंपोज जो इक्वेशन बनेगी ये भी SHM करेगी, नॉट नेसेसरी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए चलो बेटे, मान लो मेरे पास एक एसएचएम है x1 इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ ओमेगा टी। मेरे पास एक और एसएचएम है 3 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना बेटा, दो एसएचएम्स है मेरे पास, और मैं चाहता हूं मैं इन दोनों को सुपर इंपोज करूं और उनकी जो नेट मोशन है उसको स्टडी करूं। तो मुझे बताइए आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो ये जो बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसके हिसाब से जो नेट मोशन आएगी वो होगी x, और x बराबर होगा x1 प्लस x2 के। सिंपल सी बात है। तो ये x किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, x लिख सकता हूं मैं x1। x1 कितना है बेटा, x1 है 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना, x1 प्लस x2 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स यूज करूंगा। आई विल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई 5। तो हमें x क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा बेटा, पहले इस वाली टर्म को मैं 5 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 5 से डिवाइड भी करूंगा। ये लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये जो 4 है ना बेटा ये बन जाएगा 4/5। 4/5 प्लस क्या होगा, यहां पर भी सेम चीज, 5 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई 3/5। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे।
ठीक है ना। ये स्टेप मैंने यहां पर किया। इस 5 को दोनों साइड से कॉमन ले लो, ये बनेगा x इज इक्वल टू 5, कॉमन ले लो, ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। ये समथिंग को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, प्लस क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। इस समथिंग को मैं फिर से ऐसे ही रहने दे रहा हूं। अब यहां पर आ जाइए, एक स्पेशल ट्रायंगल होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, ये देखिए, ये ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज होगा 5, जिसका बेस होगा 3 और जिसका ये परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड ये होगा 4, यानी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके साइड्स होंगे 5, 4 और 3। ये याद रखना बेटा, जो 5 वाले साइड और 3 वाला साइड है, इनके बीच का जो एंगल है ना वो होगा 53। याद रखना 5 और 3 53 एंगल बना रहे हैं बेटा। ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 37 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा, 37 डिग्री का एंगल। आप मुझे बताइए यहां पर cos ऑफ 37 किसके बराबर होगा, cos ऑफ 37 बराबर होगा 3 डिवाइडेड बाई 5 के। तो यहां पर है मेरे पास बेटा, सॉरी यहां पर है 4/5, यहां पर है 3/5। चलिए यहां पर बताइए क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 4/5। बताइए बेटा 4/5 किसके बराबर आएगा, यह आएगा cos ऑफ 37 के बराबर, क्योंकि cos 37 होगा, देखिए cos ऑफ 37 जो है वो बराबर होगा एडजेसेंट साइड, ये जो परपेंडिकुलर है ये 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5। cos होता है ना बेटा ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। तो यहां पर ये जो 4/5 है इसके बदले में लिख सकता हूं cos 37 डिग्रीज। ठीक है ना। अब दूसरा वैल्यू मेरे पास है 3/5। जरा मुझे बेटा बोलिए यहां पर साइन ऑफ 37 किसके बराबर होगा, साइन 37 बराबर होगा 3 डिवाइडेड बाई 5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर मैं इस 3/5 के बदले क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 37। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और ये किसका इक्वेशन होता है, साइन ए प्लस बी का। तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू, हमें मिल गया x इज इक्वल टू बेटा 5 तो बाहर है, ये 5 बाहर है, और इसके बदले में क्या लिख दूं, इसके बदले में लिख दूंगा साइन ऑफ a प्लस बी। a है ओमेगा टी और b है 37 डिग्री। ठीक है ना। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बनी वो बन गई 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। ठीक है ना बेटा, दिस इज आवर रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर SHM। चलिए बेटा ये आ गया सुपर इंपोज करके, ये जो हमें फाइनली आंसर मिला सुपर इंपोज करके दो इक्वेशंस को। और क्लियर सी बात है ये तो SHM होगा ही होगा। अगर आपको देखना है ना कि कोई इक्वेशन SHM है या नहीं है, कुछ मत करो, x को एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आया, हमें पता है ना एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है x के तो SHM है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर वो x के प्रोपोर्शनल आया तो आपका काम ठीक है, फिर ये SHM है। यहां पर देखो बेटा, ये मुझे सुपर इंपोज करके इसका आंसर मिला। लेकिन सर क्या हर बार हमें ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजीली सॉल्व हो जाएगी, और ये इतना दिमाग कैसे लगाएंगे, ये कॉस बनेगा ये साइन बनेगा, ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 सेकेंड्स होते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है ठीक ठाक है, लेकिन हर बार इतने लंबा मेथड से हम करेंगे लेकिन अच्छा नहीं रहेगा। तो बेटा इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपके सामने लाया हूं, जिस कंसेप्ट का नाम है फेजर्स। आई होप आपने ये नाम सुना हो फेजर्स का। तो फेजर होता क्या है बेटा, फेजर जो है एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। एक वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, साइनोसाइडली वेरिंग इक्वेशंस को। अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपसे कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पैरामीटर्स है, जैसे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन x है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे एक्सेलरेशन है, दीज आर ऑल साइनोसाइडली वेरिंग फंक्शंस। क्यों सर, x किसके बराबर, a साइन ओमेगा टी प्लस 5,
तो साइन का फंक्शन। सर v किसके बराबर, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, सर कॉस का फंक्शन। तो ये साइनोसाइडल फंक्शंस है, और इन्हीं साइनोसाइडल फंक्शंस को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें हम, विद द हेल्प ऑफ दीज फेजर्स। देखो बेटा, इट इज ए वेक्टर, तो ये वेक्टर होता है बेटा, काइंड ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है ना, काइंड ऑफ वेक्टर होता है ये। रिप्रेजेंटिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बेटा ये जो फेजर है ना, इसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कल को हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे, तो हम लिखेंगे इट इज ए वेक्टर, क्या, फेजर इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशंस ऑफ एसी। कल को हम वेव्स पढ़ेंगे, वहां पे मैं कहूंगा फेजर इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन ऑफ वेव्स। इसको हम हमारी जरूरत के हिसाब से इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, हमें पता है साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन कैसा दिखता है। साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन ऐसा दिखता है, सपोज x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा ही होता है ना बेटा साइनोसॉइडली वेरिंग। अब अगर मैं इसको एक वेक्टर के तौर पे दिखाना चाहूं, जिसको मैं फेजर नाम दे रहा हूं, तो क्या करूंगा, सर हमें पता है अगर एक वेक्टर है, उस वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। उस वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और इसके पास कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी जाके तो वेक्टर होगा। तो कहां से लाएं ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे बेटा। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा फ्रॉम एम्पलीट्यूड। ये कहां से मिलेगा, एम्पलीट्यूड से। और ये जो डायरेक्शन है, इट विल कम फ्रॉम फेज, इट विल कम फ्रॉम फेज। यानी इस वाली इक्वेशन, ये जो साइनोसाइडल इक्वेशन है, अगर मुझे इसके लिए एक फेजर बनाना है, देखो कैसे बनाऊंगा मैं। ऐसे एक वेक्टर बनाऊंगा, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, a के बराबर, और ये वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ओमेगा t की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। अगर मान लो मेरे पास एक और वेक्टर है, मान लो x2 है मेरे पास, ये x1 है। अगर मेरे पास x2 है, x2 होगा मान लो a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, मान लो ऐसा कुछ है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा, देखो कैसे दिखाऊंगा, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये रहा बेटा a2 वेक्टर, ये रहा a2 वेक्टर, और इस a2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ओमेगा t से 30 ज्यादा, तो ये ओमेगा t से 30 डिग्री ज्यादा होगा। ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैंने क्या काम किया, एक साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन को एक वेक्टर के तौर पे दिखा दिया, और इसी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, फेजर कहते हैं। फेजर से हमारा काम बेटा बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, चलिए देखते बेटा कैसे। देखिए, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है x1 है मेरे पास, सॉरी दिस इज अ साइनोसाइडली वेरिंग इक्वेशन ऑफ SHM। x1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t, और x2 क्या होगा बेटा, x2 होगा a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। मान लो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है थीटा, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, तो ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, ये मुझे कहेगा कि ये जो x है ना, ये बराबर होगा x1 प्लस x2 के। लेकिन अभी अगर मैं इनको एज ए फेजर रिप्रेजेंट करूं, तो मैं इनको वेक्टर सम कर सकता हूं, क्योंकि फेजर क्या है बेटा, काइंड ऑफ वेक्टर ही तो है, काइंड ऑफ वेक्टर ही तो है। तो देखो क्या होगा, मैं यहां पर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये मान लो पहला वेक्टर है, ये मान लो पहला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, a1 होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा 2। अच्छा, दूसरा वेक्टर कहां से आएगा, ये रहा दूसरा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड है a2, और इसकी डायरेक्शन आप कहोगे सर इनिशियल वैल्यू से इसकी डायरेक्शन है थीटा ज्यादा, ठीक है ना। हमें पता है ना, जब भी हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, हमें एक वेक्टर को दूसरे के हेड पे रखना पड़ेगा, और फिर ये टेल टू हेड जो एरो आएगा वही तो रिजल्टेंट होगा। तो देखिए बेटा, ये जो टेल से लेकर यहां तक ये जो वेक्टर आएगा, यही तो रिजल्टेंट होगा।
यही तो रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर बेटा ये A2 है और ये एंगल थीटा है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये डायरेक्शन कितनी, ये पार्ट कितना होगा और ये पार्ट कितना होगा। बिल्कुल कह सकते हैं सर, अगर ये A2 है तो ये बन जाएगा A2 cos ऑफ थीटा, A2 cos ऑफ थीटा, और ये क्या बन जाएगा A2 sin ऑफ थीटा, A2 sin ऑफ थीटा। बेटा ये देखिए, इनिशियली वेक्टर था हमारे पास A1, ये A1, और उसके साथ मैंने सुपर इम्पोज कर दिया A2 को, तो ये रहा रिजल्टेंट। आप देख सकते हो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये इस A1 वेक्टर से फाई ऊपर है। अगर A1 पॉइंट कर रहा है ओमेगा टी की तरफ, तो ये जो रिजल्टेंट है ये पॉइंट कर रहा है ओमेगा टी प्लस फाई की डायरेक्शन में। तो अभी हमारा काम सिर्फ इतना होगा, एक तो ये रिजल्टेंट निकालना है और ये फाई निकालना है। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए तो सारा सुपर इंपोजिशन ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे आप। अब आप देखो बेटा, अब आप देखो ये यहां से यहां क्या बन गया। अब देखो बेटा, ये यहां से यहां तक और ये इसका बेस, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बना कि नहीं? चलिए भाई बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बताओ, ये जो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा? इसका नाम मैं रिजल्टेंट दे रहा हूं आर। हमें पता है रिजल्टेंट होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये बेस कितना है? बेस है A1 प्लस A2 cos थीटा, A1 प्लस A2 cos थीटा, इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बेटा इतना? तो यहां से रिजल्टेंट क्या आएगा? यहां से रिजल्टेंट आएगा, देखो इसको जरा एक्सपेंड करो, ये बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2A1 A2 cos थीटा प्लस रहा यहां पर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा यहां तक? अब आप देखिए, इसमें से मैं आपको एक पॉइंट यहां पर क्विकली दिखाना चाहूंगा। ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इसमें से A स्क्वायर को कॉमन ले लो तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी इन दोनों टर्म्स में A स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 1। तो इन दोनों के बदले में सिर्फ और सिर्फ A स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बेटा जो रिजल्टेंट हमें मिला R, वो किसके बराबर मिलेगा? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर। बेटा ये A1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट SHM प्लस A2 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड SHM। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या है बेटा? दोनों SHMs के बीच में ये फेज डिफरेंस। देखो यहां पर है ओमेगा टी प्लस 0, यहां पर है ओमेगा टी प्लस 5। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फेजेस को तो ये थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये मिल गया बेटा रिजल्टेंट। अब हमें सर निकालना है ये दूसरा वाला, ये जो ये एंगल फाई है, ये भी निकालेंगे। जरा मुझे बता बेटा, tan ऑफ फाई किसके बराबर होगा? बताओ, tan ऑफ फाई किसके बराबर होता है? हमें पता है tan किसके बराबर होता है? tan ऑफ थीटा। बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो tan फाई बनेगा A2 साइन थीटा, A2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई बेस A1 प्लस A2 cos ऑफ थीटा, A1 प्लस A2 cos ऑफ थीटा। ठीक है ना इतना बेटे? अब क्या होगा यहां से? R का वैल्यू भी हमें मिल गया, tan फाई भी मिल गया, तो फाई किसके बराबर आएगा? फाई आएगा tan इनवर्स ऑफ A2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos ऑफ थीटा। सिर्फ tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स बन गया। तो आपके पास रिजल्टेंट भी आ गया, आपके पास फाई भी आ गया। अब देखो बेटा, हमें सुपर इंपोजिशन का आंसर लिखना कैसे है? बेटा जो हमें गिवन थी ना दो इक्वेशंस, ये जो हमें गिवन थी ना दो इक्वेशंस, उसमें से हम बेटा वो वाला SHM लेंगे जिसका फेज छोटा हो। जरा देखो, इसका फेज है ओमेगा टी
और इसका फेज कितना, ओमेगा टी प्लस थीटा। यानी ये जो x1 है, x1 का फेज छोटा है, तो हम क्या काम करेंगे बेटा, वी विल राइट जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन होगी सुपर इम्पोज्ड SHM की, वो क्या होगा, देखो बेटा रिजल्टेंट होगा x और वो किसके बराबर होगा, यहां पर खाली जगह छोड़ दो, खाली जगह छोड़ दिया, फिर इक्वेशन 1 जो हमारे पास है जिसमें लोअर फेज है उसी को लिख दो, खाली जगह छोड़ के साइन ऑफ ओमेगा टी, और बेटा इस ओमेगा टी के साथ प्लस कर दो कुछ और खाली जगह। सर ये क्या मतलब हुआ, बुझ गोबरा, ये हमारे पास A1 वेक्टर है। आप देखो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट इस A1 वेक्टर से फाई ज्यादा है, यानी ये जो A1 वेक्टर था मेरे पास साइन ओमेगा टी, इससे ये फाई ज्यादा होना चाहिए, तो वही फाई हमने कैलकुलेट किया। और बेटा यहां पर एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड तो होगा ये रिजल्टेंट का वैल्यू जो हमें मिला था अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा, उस रिजल्टेंट को यहां पे डाल दो, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या आएगा नेट इक्वेशन का, R, और ये फाई यहां पर ऐड कर देना इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन की जगह एम्पलीट्यूड आएगा R, तो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू R साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, बेटा ये फाई का वैल्यू यहां पे डाल देना है, फाई का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स ऑफ दिस। आई होप बेटा आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो बस दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर द फेजर्स। आप देखिए, अब आप देखेंगे बेटा, मैंने जो आपको इक्वेशन 1 दी थी ना, सॉरी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया था, वो था x1 किसके बराबर था, 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, और x2 किसके बराबर था, x2 बराबर था 3 कॉस ऑफ ओमेगा टी। जरा बेटा मुझे बताइए इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है, कितना, 0 नहीं। देखो ये जो x2 है ना, देखो x2 को कैसे लिखेंगे, x2 को साइन की टर्म्स में ले आओ, तो ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, हमें पता है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा, तो मैंने इसको π/2 ऐड कर दिया, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, अब बेटा इन दोनों को कंपेयर करो, बताओ यहां से एम्पलीट्यूड 1 किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड 1 है 4, बताओ यहां से एम्पलीट्यूड 2 किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड 2 बराबर है 3 के, बताओ बेटा थीटा किसके बराबर है, दैट इज फेज डिफरेंस, यहां ओमेगा टी, लेकिन यहां अलावा है π/2, ठीक है ना। अच्छा बता बेटा दोनों में से छोटी वाली इक्वेशन कौन है, मतलब फेज किसका कम है, सर ये इक्वेशन 1 का, तो ये जो नेट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू, यहां पर खाली जगह छोड़ दो क्योंकि 4 की जगह कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, तो सीधा सीधा साइन ओमेगा टी को लिख दो, साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन इस ओमेगा टी में और भी कुछ ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, फाई। अब देखिए पहले बताओ रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ, बताइए बेटा A1 स्क्वायर क्या है, A1 स्क्वायर है 16 प्लस A2 स्क्वायर कितना है 9 प्लस 2 टाइम्स A है 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ π/2, बेटा cos π/2 हो गया cos 90, और हमें पता है cos 90 तो 0 होता है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आया, रिजल्टेंट बराबर आया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इज 25 इज इक्वल टू 5। तो बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट आएगा 5, यहां पर 5 लिख दो। अब बचा ये 5, ये 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर 5 तो हमें तो पता है कि जो tan ऑफ 5 है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है A2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये जो A2 है किसके बराबर है बेटा, A2 तो बराबर है 3 के, 3, और साइन 90 होता है 1, A1 किसके बराबर है बेटा 4, और A2 तो बराबर है 3, और ये cos 90 होता है 0, तो ये बन गया बेटा 3/4, यानी tan थीटा का वैल्यू, tan फाई का वैल्यू बन गया 3/4। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर फिर से स्पेशल ट्रायंगल में आते हैं, ये रहा स्पेशल ट्रायंगल, अगर ये वाला साइड है 5, मान लो ये वाला साइड 3, तो ये वाला 4 होगा, सीधी बात है, और 5 और 3 के बीच में एंगल होगा 53, और 53 को छोड़ के जो दूसरा एंगल है वो 37 है, और ये 90। अब हमें चाहिए कि tan के कौन से वैल्यू
tan का कौन सा एंगल होगा 3/4। तो देखिए बेटा tan होता है कौन सा, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये रहा 3/4। तो ये tan का वैल्यू 3/4 कब होगा 37 पर। तो यहाँ पर tan 37 कैलकुलेट करो, tan 37 आएगा 3/4। तो यहाँ पे आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी 37 डिग्रीज, 37 डिग्रीज। तो यहाँ पर आप क्या ऐड कर दोगे 37 डिग्री। अब अगर आप मेरा पहला क्वेश्चन देखोगे, जरा वहां पे वापस चलते हैं, ये रहा जो हमने सॉल्व किया था। देखिए बेटा आंसर क्या आया था 5 sin ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। और अभी क्या आंसर आया हमें फेजर से, ये देखिए बेटा फेजर से क्या आया 5 sin ओमेगा टी प्लस 37। दिस इज द रीजन बेटा फेजर से जो वैल्यूज आते हैं बहुत ही क्विक आते हैं। लेकिन एक बात यहां पे याद रखना, ये हमने यहां पर जो फेजर्स यूज किए, यहां पर मैं एक बात बताना आपको भूल गया, जो मैंने दो इक्वेशंस को सुपर इंपोज किया इन दोनों इक्वेशंस के लिए, फॉर बोथ दीज इक्वेशंस, फॉर बोथ इक्वेशंस बेटा इन बोथ इक्वेशंस के लिए जो ओमेगा है ना, इनका जो ओमेगा है ना वो सेम था, एंड दे बोथ वायर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ये याद रखना, ये दोनों, एक तो इन दोनों के लिए ओमेगा सेम था और दोनों क्या बेटा सेम डायरेक्शन में थे। ठीक है ना, ये वो वाला केस हमने डिस्कस किया और हमारे सिलेबस में यही वाला पार्ट है कि दोनों के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों SHMs, और तब जाके हम उनको सुपर इंपोज करेंगे। ठीक है ना बेटे, चलिए हाँ। अब देखिए बेटा एक एग्जाम्पल और करना चाहूंगा मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस। मान लो कि हमारे पास दो SHMs हैं। मान लो हमारे पास एक SHM है x1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, और मेरे पास है एक और इक्वेशन x2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी। सर यहां पर तो केस बन गया, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2s ओमेगा। अगर मैं इनको सुपर इंपोज करूं तो सुपर इंपोजिशन तो कहता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी। ठीक है ना ये बात। सर क्या ये SHM है, क्या ये SHM है? हमें पता है अगर मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है और मुझे कहा जाए कि मुझे बताओ ये SHM है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अगर आपके पास पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, जैसे पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन बन जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन आ गया प्रोपोर्शनल टू x, जैसा कि होता है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x, अगर ये प्रोपोर्शनल टू x आ गया देन इट इज SHM, अदरवाइज इट इज नॉट एन SHM, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर देखिए बेटा इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा वेलोसिटी, वो क्या आएगा, वो आएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ट्वाइस a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ट्वाइस ओमेगा टी। फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां पे भी माइनस बन जाएगा, 2 फिर से बाहर आ जाएगा, 4 a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए बेटा एक्सेलरेशन क्या मिला हमें, माइनस को कॉमन निकालो, यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा a ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया, तो यहां क्या बचा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहां पे बचा बेटा क्या 4 a ओमेगा तो स्क्वायर तो बाहर 4 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना, होना तो चाहिए था बेटा। देखिए ये जो यहां पर है ना साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी, देखिए ना तो ये x1 के बराबर है ना तो x2 के बराबर है, तो हमें आना चाहिए था यहां पर समथिंग लाइक x, लेकिन तभी जाके हम कहते हैं ना एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x, और अगर ऐसा होता तो मैं कहता ये SHM है, लेकिन यहां तो नहीं आया, हमें आया एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू सम वैल्यू ऑफ साइन, यानी हमें नेट में मैं ये कहना चाहूंगा हमें आना चाहिए था एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें नहीं आया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हुआ कि जब हमारे पास दो SHMs हैं और दोनों SHMs में ओमेगा सेम नहीं है, ओमेगा सेम
नहीं है, ओमेगा इज नॉट सेम। तो बेटा जो रिजल्टेंट सुपरपोजिशन आएगा इनका वो एसएचएम नहीं होगा। इट विल बी सम काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन बट इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना बेटा। तो बच्चे विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने बेटा इसमें लगभग हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया, हर टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके बाद एक और लेक्चर में इसमें रिकॉर्ड करूंगा जिसपे मैं एक कंप्लीट डीपीपी डिस्कशन करूंगा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वी विल ट्राई टू टच एवरी सिंगल वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच, कीप विविंग रेस्पायर क्लासेस।